हेलो, वेलकम टू एग्जाम प्रेप चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए बायोलॉजी के 21 प्रश्न। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एसएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे एसएससी सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी, कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, ये जो प्रश्न हैं ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथ साथ ये अन्य परीक्षाओं यथा रेलवे, पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वहाँ पे आपको एक घंटे का निशान दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही अपलोड हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इन महत्वपूर्ण 21 प्रश्नों को जो कि बायोलॉजी से हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है ये बताना है आपको। तो कौन सा पदार्थ है ये है एनामेल, जो कि कहाँ पाया जाता है? दांत में। दांत में ये पाया जाता है एनामेल, और ये सबसे कठोर पदार्थ है। ये है क्या चीज, किस चीज का बना होता है? तो ये है क्रिस्टलीय अवस्था में कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। दांत में है एनामेल और ये सबसे कठोर पदार्थ है किस चीज का? मानव शरीर का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं तो आप लोग इसे याद करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो जो रोग विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है उसका नाम है रिकेट्स। कौन सा रोग है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हड्डियां हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और क्या होता है, जो पाँव है वो बो के आकार का अर्थात तिरछा पाँव हो जाता है। पाँव सीधा नहीं रहता है, तिरछा हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो आप लोग याद करते चले इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम्स में, वो है, किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? वो कौन सा फसल है, खाद्य फसल है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? और उसका नाम क्या है? वो है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ये लेके 36% से लेके 56% के बीच होता है। क्या चीज? प्रोटीन। सोयाबीन में ये सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जैट्रोफा नामक पौधे के जो फल होते हैं उसके बीज से। पौधे के बीज से, जैट्रोफा के बीज से क्या मिलता है? जैव ईंधन अर्थात बायोडीजल प्राप्त होता है। बायोडीजल। ठीक है, ये जो पौधा है ये किस कुल का है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पौधा है यूफॉर्बिएसी फैमिली का। यूफॉर्बिएसी। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली का ये पौधा है और इसे बायोडीजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीजों से बायोडीजल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन तथा प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन तथा प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का पालन पोषण किस चीज के लिए? मधु प्राप्त करने के लिए जो मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और जो मधुमक्खी है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? एपिस इंडिका। ठीक है दोस्तों, याद कर लें इस प्रश्न को भी अच्छे से क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। शरीर का वह कौन सा भाग है जो अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? बता सकते हैं आप लोग? तो ये जो अंग है उसका नाम है हृदय।
तो हृदय रुक गई तो कार्डियक अरेस्ट, और कार्डियक अरेस्ट तो व्यक्ति की मृत्यु, व्यक्ति इस संसार से उठ जाता है। तो ये कितना होता है 1 मिनट में? प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? ये वैसे तो 60 से 100 के मध्य होती है, लेकिन जो विश्रामावस्था में ये 70 के आसपास, 70-80 के बीच होनी चाहिए। विश्रामावस्था की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है, अर्थात कलर ब्लाइंड व्यक्ति जो है वो किस में अंतर नहीं कर सकता है, अर्थात किन रंगों के बीच अंतर नहीं कर सकता है? तो वो रंग कौन से हैं? रेड एंड ग्रीन, लाल और हरा रंग में वर्णांध व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, क्लियरली अंतर नहीं कर पाता है। ये जो रोग है ये एक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स क्रोमोजोम पे होते हैं ये, इसीलिए इसके पुरुषों में होने की संभावना ज्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा। रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज है ये। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना था? बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल ने अपने पौधों के लिए, अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना था? तो क्या आपको पता है कि मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था? मेंडल ने चुना था मटर का पौधा, और उन्होंने 7 जोड़े गुणों पे क्या किया था? 7 जोड़े गुणों पे अपना प्रयोग किया था, और उसके आधार पे मेंडल ने नियम निकाले थे, 3 नियम दिए थे आनुवांशिकी से संबंधित। और मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, अर्थात आनुवांशिकी के पिता के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोग याद करते चले। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? और रक्तता की स्थिति में किसकी मात्रा कम हो जाती है? बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और रक्तता अर्थात एनीमिया जो है इसकी स्थिति में क्या होता है? आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, और आरबीसी के साथ साथ क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें कि कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन अर्थात लोहा पाया जाता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। ठीक है दोस्तों, याद कर लें इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी आप लोग याद कर लें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद करते चले, वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑक्सीजन। जो पदार्थ जो तत्व मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत पाया जाता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 65%। इसके बाद आता है हाइड्रोजन का कार्बन का नंबर जो कि है 18.5%, और फिर आता है हाइड्रोजन का नंबर जो कि है 9.5%, और वायुमंडल में पाया जाने वाला नाइट्रोजन जो है वो आता है 4थे स्थान पर जो कि है लगभग 3% के आसपास मानव शरीर में। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है ये बताना है आपको। तो घेंघा रोग जो है ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, और ये क्या है? ये जो है ये थायराइड
थायराइड जो है थायराइड ग्लैंड, यहीं से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। और यदि आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड हार्मोन जो है वो कम मात्रा में बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है तो क्या होता है, थायरॉक्सिन कम मात्रा में बनता है तो वो ढंग से काम नहीं करता है थायराइड ग्लैंड, और फिर ग्वाइटर या घेगा नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, हल्दी पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो प्राप्त की जाती है वो कहाँ से? तना से। इसे कहते हैं मॉडिफाइड राइजोम है, मॉडिफाइड स्टेम का एक टाइप है राइजोम, और जो कि परिवर्तित तना है, और यहीं से हल्दी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। तो डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हुआ पर्ट्यूसिस लिख देता हूं मैं, PERTUSIS, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो पर्ट्यूसिस को ही काली खांसी भी कहा जाता है, उफिंग कफ। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को भी, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पित्त किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो पित्त जो है ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा, अर्थात लीवर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीवर प्रोड्यूस करता है किसको? पित्त अर्थात बाइल को। और ये स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है पित्ताशय में, अर्थात गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है पित्त। और उत्पन्न कहाँ से होता है? उत्पन्न होता है यकृत अर्थात लीवर से। क्लियर दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न पे। चलिए बढ़ने से पहले एक और जानकारी दे देता हूं पित्त के विषय में। ये जो है ये लिपिड के पाचन में छोटी आंत में मदद करता है, लिपिड पाचन में छोटी आंत में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। और इसे क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ये अन्य ग्रंथियों एवं शरीर की अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है, जिसमें कि शरीर की वृद्धि की जो क्रिया है वो भी शामिल है, सबको ये नियंत्रित करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों याद कर लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स के द्वारा, एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है। ये जीडी में भी पूछा जा चुका है, एमटीएस में भी, सीएचएसएल में भी, सीपीओ में भी और सीजीएल में भी, अर्थात ये क्वेश्चन 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये कहाँ किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? तो गाजर जो है वो विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। और ये होता क्या है? ये परिवर्तित क्या है? जड़ है ना, मॉडिफाइड रूट है गाजर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लीहा अर्थात स्प्लीन को कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों जानते हैं बताइए? तो इसे जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे बूढ़ी जो हो जाती हैं, ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसी स्प्लिन में ही, प्लीहा में ही नष्ट होती है, इसीलिए इसे लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की घटक है। सारे प्रश्न को आप लोग याद करते चलें साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विटामिन B12 की घटक कौन सी विटामिन है, कौन सी धातु है? तो ये जो धातु है ये है कोबाल्ट। ये ब्रेन का फंक्शन में हेल्प करता है और आरबीसी की सिंथेसिस में, आरबीसी संश्लेषण में और ब्रेन के फंक्शन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप लोग याद करते चलें इसे। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होता है, वो है कौन सा स्तनधारी पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? वह कौन सा स्तनधारी है जो कि पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है? तो ये जो स्तनधारी है इसका नाम है चमगादड़। चमगादड़ जो कि 100 किलोहर्ट्ज से भी अधिक की ध्वनियों को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जल का परिवहन जो होता है वो होता है जाइलम के माध्यम से। पौधों में दो प्रकार के संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। एक तो हो गया जाइलम जो कि मुख्यतः जल का परिवहन करता है। कहाँ से? जड़ से, तना और पत्तियों में। इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स का जो मुख्य रूप से परिवहन करता है वो संवहनी उत्तक कौन सा है? जो न्यूट्रिएंट्स का परिवहन करता है वो संवहनी उत्तक है क्या? फ्लोएम। क्या है दोस्तों? फ्लोएम। जल के लिए जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम, और न्यूट्रिएंट्स के लिए फ्लोएम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है एसएससी एग्जाम्स में, वो है दुग्ध किस प्रकार का शर्करा है? दूध जो है वो किस प्रकार का शर्करा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसे भी आप लोग याद करते चलें। सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, याद करते चलें आप इस प्रश्न को भी। दुग्ध किस प्रकार का शर्करा है? तो दुग्ध जो है वो लैक्टोज टाइप शर्करा है, डाइसैकेराइड है ये, जो कि बना होता है किससे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं, जो कि डाइसैकेराइड है, और दुग्ध में यही शर्करा पाई जाती है। तो ये 21 क्वेश्चन थे जो कि एसएससी एग्जाम्स में 2 या इससे अधिक बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद इसे अपने विन ग्रुप्स में शेयर करें, चाहे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हों, ट्विटर ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप हों, या फिर अन्य दोस्त हों आपके, उन्हें भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे चल रही है डेली एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोज की सीरीज, और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।